नमस्ते। अच्छा, हर साल फरवरी की शुरुआत होते ही ना एक शब्द हर तरफ सुनाई देता है, बजट। पर सोचिए, क्या ये सिर्फ कुछ बड़े बड़े नंबरों वाला डॉक्यूमेंट है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे देश के आने वाले कल का एक रोड मैप है, एक आईना है जो साफ साफ दिखाता है कि भाई पैसा कहाँ खर्च होगा और आएगा कहाँ से। तो चलिए आज मिलकर इस थोड़ी सी मुश्किल लगने वाली पहेली को ना परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये बजट आखिर बनता कैसे है। तो सवाल सीधा सा है कि 14 करोड़ लोगों का इतना बड़ा देश अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता कैसे है। मतलब सुनने में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन असल में ना ये एक बहुत ही सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे अपने घर के बजट से जोड़कर देखिए। हम सब करते हैं ना, महीने की सैलरी आई, कहाँ कहाँ खर्च हुई, इसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं। सरकार भी बिल्कुल यही करती है, बस फर्क इतना है कि स्केल बहुत बहुत बड़ा है। यहाँ बात हजारों करोड़ों रुपए की होती है, लेकिन जो बेसिक फंडा है वो वही है, आमदनी और खर्चे का हिसाब। और कोशिश यही रहती है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली नौबत ना आए। तो आज हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बजट के इतिहास पर एक नजर डालेंगे, फिर सरकार की कमाई और खर्चों को डिकोड करेंगे, उसके बाद ये जो घाटा शब्द सुनते हैं उसके पीछे का गणित समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि बजट के अलग अलग रूप क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी चीज को अच्छे से समझना हो ना तो उसकी जड़ों तक जाना ही पड़ता है। तो सवाल यह है कि भारत में बजट की कहानी शुरू कहां से हुई और कैसे हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बजट की परंपरा काफी पुरानी है। 1860 में ब्रिटिश शासन के समय से चली आ रही है और आजादी के बाद भी हमने इस जरूरी प्रक्रिया को जारी रखा। अब यहाँ एक मजेदार बात है, करीब 92 सालों तक पता है क्या होता था? रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाता था। सोचिए, ये सिलसिला बदला 2017 में, जब दोनों को फिर से एक कर दिया गया। और ये सिर्फ कोई सालाना रस्म नहीं है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ एक जरूरी कर्तव्य है। जी हां, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 सरकार के लिए कंपलसरी बनाता है कि वो हर साल संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करे। वैसे यही बजट का ऑफिशियल नाम है। और बाकी आर्टिकल्स ये पक्का करते हैं कि सरकारी खजाने से 1 रुपया भी संसद की मर्जी के बिना खर्च न हो। चलिए अब आते हैं बजट के सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। तो किसी भी बजट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? इनकम, यानी आय। सरकार के केस में इसे हम कहते हैं पब्लिक रेवेन्यू या सार्वजनिक आय। ये वो सारा पैसा है जो एक साल में अलग अलग सोर्स से सरकारी खजाने में जमा होता है। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का पर्स है। अब सवाल है कि ये पर्स भरता कैसे है। इसके 2 मेन रास्ते हैं। पहला और सबसे बड़ा वो है टैक्स रेवेन्यू, मतलब जो इनकम टैक्स हम भरते हैं या फिर कोई सामान खरीदने पर जो जीएसटी देते हैं वो सब। और दूसरा रास्ता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें क्या आता है? इसमें सरकारी कंपनियों से होने वाला प्रॉफिट, दिए गए लोन्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट और अलग अलग सरकारी सर्विसेज के लिए जो फीस ली जाती है वो सब शामिल। यहीं पर ना एक बड़ा मजेदार इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आता है जिसे लाफर कर्व कहते हैं। ये कर्व क्या बताता है? ये बताता है कि टैक्स रेट्स बढ़ाते जाने से हमेशा सरकार की कमाई बढ़े ये जरूरी नहीं है। सोचकर देखिए, अगर टैक्स रेट 0% है तो कमाई कितनी होगी? 0। और अगर टैक्स रेट 100% कर दें तो कोई काम ही क्यों करेगा, कमाई फिर से 0 हो जाएगी। तो ये लाफर कर्व हमें वो स्वीट स्पॉट ढूंढने में मदद करता है जहां टैक्स रेट्स इतने हों कि सरकार को मैक्सिमम रेवेन्यू मिले और इकोनॉमी पर बुरा असर भी ना पड़े। तो कमाई की बात तो हो गई, अब बात करते हैं खर्चे की, जिसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। सीधी सी बात है, ये वो पैसा है जो सरकार देश को चलाने, डेवलपमेंट के काम करने और हम सबकी जरूरतें पूरी करने पर खर्च करती है। अब देखिए, खर्चों को भी ना 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी वगैरह। समझ लीजिए ये घर चलाने जैसा है। और दूसरा, जो कि शायद ज्यादा जरूरी है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भविष्य के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है, जैसे नई सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल बनाना। किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए ना कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो देश की ग्रोथ की नींव रखता है। अच्छा, जब खर्चा कमाई से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? होता है घाटा या डेफिसिट। तो चलिए अब इस घाटे के गणित को समझते हैं, जो कि देश की इकोनॉमिक हेल्थ का सबसे बड़ा थर्मोमीटर है। घाटे भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की।
ये तब होता है जब सरकार के रोजमर्रा के खर्चे, मतलब सैलरी, पेंशन जैसे खर्चे, उसकी रोजमर्रा की कमाई यानी टैक्सेस ज्यादा हो जाते हैं, और ये एक तरह की वार्निंग लाइट है। इसका मतलब ये है कि सरकार को अपने डेली के बिल चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। ये वो नंबर है जिस पर बजट वाले दिन सबकी नजरें टिकी होती हैं। इसका हिसाब बड़ा सीधा है, सरकार का टोटल खर्चा और उसकी टोटल कमाई, बस उधार को छोड़कर। इनके बीच का जो फर्क है वही फिस्कल डेफिसिट है। आसान शब्दों में ये वो रकम है जो सरकार को उस साल अपना सारा काम चलाने के लिए उधार लेनी पड़ती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। फिस्कल डेफिसिट देश के इकोनॉमिक हेल्थ का सबसे बड़ा बैरोमीटर है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिस्ट्स, बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां सब इसी एक आंकड़े पर नजर गड़ाए रखते हैं। क्यों? ये देखने के लिए कि कोई देश अपने फाइनेंस को कितनी जिम्मेदारी से मैनेज कर रहा है। आखिर में आता है प्राइमरी डेफिसिट। इसका कैलकुलेशन भी सिंपल है। आप फिस्कल डेफिसिट में से जो पुराने कर्जों पर इंटरेस्ट पेमेंट है उसे बस माइनस कर दीजिए। जो बचा वो प्राइमरी डेफिसिट है। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि पुराने ब्याज का बोझ हटा दें तो इस साल के खर्चों के लिए सरकार को कितना नया उधार चाहिए। समय के साथ साथ बजट सिर्फ एक हिसाब किताब का डॉक्यूमेंट नहीं रह गया है। इसके पीछे की जो सोच है, जो फिलॉसफी है, वो भी बदली है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं बजट बनाने के कुछ मॉडर्न तरीकों पर। जैसा मैंने कहा, बजट एक फिलॉसफी भी है। जैसे एक तरीका है जीरो बेस बजटिंग। इसका आइडिया है कि हर डिपार्टमेंट हर साल जीरो से शुरुआत करे और अपने हर ₹1 के खर्चे को जस्टिफाई करे। फिर है आउटकम बजट, जो इस बात पर फोकस करता है कि पैसे खर्च करके नतीजा क्या मिला, सिर्फ इस पर नहीं कि कितना पैसा खर्च हुआ। और एक बहुत जरूरी है जेंडर बजट। ये इस नजरिए से बनता है कि डेवलपमेंट का फायदा महिलाओं और पुरुषों तक बराबरी से पहुंचे। ये सब अलग अलग अप्रोच हैं, ये पक्का करने के लिए कि जनता का पैसा सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो। तो आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारे देश की वैल्यूज का स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक ऐसी बातचीत है जिसमें हर नागरिक की हिस्सेदारी होती है। तो अगली बार जब बजट के बारे में सुनें तो सिर्फ आंकड़ों से आगे जाकर सोचें और पूछें, ये हमारे आने वाले कल के बारे में क्या कह रहा है।